नेक्स्ट इज टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर. तो अभी हमने बात करी है मल्टीप्लायर की, बट नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट specific kinds of multiplier. Now, whenever there is some kind of disturbance in the economy, we expect the government will do something. So, what is it that the government can do with respect to aggregate demand? पहली चीज जो है through which the government can affect output or aggregate demand is through government expenditure. ठीक है, हमें पता है that aggregate demand का एक component होता है government expenditure. So the first way by which the government can affect aggregate demand is through government expenditure. The second is through taxes and transfers. If you remember, हमने बात करी थी कि consumption में हमने disposable income की बात करी थी और हमने बोला था disposable income is basically Y minus taxes plus transfer payments. तो दूसरा जो तरीका है by which the government can affect aggregate demand or output is through the रूट ऑफ ट्रांसफर्स एंड टैक्सेस. ये जो दो गवर्नमेंट सेक्टर के मैकेनिज्म्स होते हैं, इसको ब्रॉडली हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं. फिस्कल पॉलिसी इज बेसिकली व्हेन द गवर्नमेंट ट्राइज टू चेंज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर्स और टैक्सेस. द टाइम बीइंग वील अज्यूम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू बी ऑटोनोमस, मीनिंग कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, इट इज़ अ फिक्स्ड नंबर. ट्रांसफर पेमेंट्स को भी हम ऑटोनॉमस अज्यूम कर रहे हैं. टैक्सेस को हम स्मॉल टी इंटू वाई प्रोपोर्शन मान के चल रहे हैं. हम बोल रहे हैं दैट स्मॉल टी इज द टैक्स रेट ऑन द लेवल ऑफ इनकम. तो अगर किसी की इनकम से है 100 रुपीज़ और स्मॉल टी है 0.1, देन टोटल टैक्सेस विल बी 0.1 इंटू 100. नाउ अगर हम इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करें एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन में, तो सबसे पहले तो कंजम्पशन फंक्शन में देख लेते हैं कैसे चेंज होगा. वी नो कि कंजम्पशन फंक्शन इज सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई डी, वेयर वाई डी represents the disposable income. So it will be C bar plus small c, YD क्या है, प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, Y प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स माइनस टैक्सेस. ठीक है, इसको we'll open the bracket and we can write. Now in this equation you can note कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज हो रही है बाय दिस अमाउंट. पहले हमने देखा था कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन वाज ओनली सी बार, नाउ इट इज इंक्रीजिंग बाय स्मॉल सी टाइम्स ट्रांसफर पेमेंट्स एंड इट इज डिक्रीजिंग बाय स्मॉल सी टाइम्स टैक्सेस. क्योंकि ऑब्वियसली कि जब आपकी इनकम में से टैक्सेस डिक्रीज होंगे, मतलब अगर टैक्सेस ज़्यादा हैं तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो आपकी कंजम्पशन भी कम होगी. तो टैक्सेस का कंजम्पशन पे एक नेगेटिव इफेक्ट है, जबकि ट्रांसफ़र पेमेंट्स का कंजम्पशन पे एक पॉजिटिव इफेक्ट है. ट्रांसफ़र पेमेंट्स एक तरीके से आपकी इनकम इंक्रीज कर रहे हैं, तो वेन एवर देर आर पॉजिटिव ट्रांसफ़र पेमेंट्स योर इनकम विल इंक्रीज, एंड वेन एवर देर आर taxes, then your income will decrease and further the consumption will decrease. So taxes are having a dampening effect on income or aggregate demand, and transfer payments are having an increasing effect. ठीक है. Now again notice हम इस definition को use करके जब aggregate demand में include करें, तो aggregate demand में हम include करेंगे consumption, which is this expression प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. अब हम सारे ऑटोनॉमस कंपोनेंट्स को एक तरफ ले लेंगे. ऑटोनॉमस कंपोनेंट्स में आएगा सी बार, सी इंटू टी आर बार प्लस आई बार प्लस जी बार प्लस एन एक्स बार. इन सबको हम ले लेंगे ए बार के अंदर और हमारे पास बचेगा सी इंटू 1 माइनस टी इंटू वाई. व्हेन देयर इज गवर्नमेंट सेक्टर, देन what is the equilibrium income is the next question. And we know that in the Keynesian framework, equilibrium income is established at a point where income is exactly equal to aggregate demand. तो हम बोल सकते हैं that when y is equal to a bar plus c into 1 minus t y, then equilibrium will be attained. इसको further solving for y, you will get, I can take y common on the left side. Equilibrium income then comes out to be equal to a bar upon 1 minus c into 1 minus t. Now if you compare this with the equilibrium income without the government sector, जब हमने
बोला था कि गवर्नमेंट सेक्टर टैक्सेस को ऑटोनॉमस मान के चलता है। इस वाले केस में हमने बोला है दैट टोटल टैक्सेस आर इक्वल टू स्मॉल टी इंटू वाई विच इज द टैक्स रेट इंटू द लेवल ऑफ इनकम। पिछले केस में हमने बोला था टोटल टैक्सेस आर ऑटोनॉमस। उस वाले केस में equilibrium income was equal to this a bar upon 1 minus c, whereas in this case the equilibrium income is equal to a bar upon 1 minus c upon 1 minus t. Now if you look at these two equilibrium incomes, you can see कि अगर हम किसी भी तरीके के चेंज की बात करें या हम स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर मल्टीप्लायर की बात करें, this is the case where taxes are not autonomous and this is the case where taxes are autonomous. ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लायर की बात करूं तो यहाँ पे multiplier will be 1 upon 1 minus c into 1 minus t, whereas in this case the multiplier is 1 upon 1 minus c. ठीक है, you will notice that the multiplier in the first case, in this case जहाँ पे taxes को हमने मान के चला है small t into y है, it is smaller than this case जहाँ पे taxes were considered autonomous, which means कि अगर economy में income taxes apply करे जा रहे हैं, this is nothing but a case of income tax, right? Because you are paying a part of your income as taxes. small t rate है और आप small t into y amount के taxes pay कर रहे हो। तो जिन इकोनॉमीज में इनकम टैक्सेस होते हैं, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट दीज इकोनॉमीज have a lower multiplier as compared to economies where there are no income taxes, where the taxes are independent of the level of income. So if you look at the denominator here, why are we saying that this is smaller than this is because the denominator here is what? यहाँ पे सिर्फ 1 minus c है, तो अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ, let's say c is equal to 0.8 and t is equal to 0.25. In this case, when you have c is equal to 0.8, you will have 1 upon 1 minus 0.8 which will be equal to 5. तो यहाँ पे मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी 5, लेकिन आप अगर यहाँ पे मल्टीप्लायर वैल्यू कैलकुलेट करोगे, your multiplier will come out to be 2.5. You will notice that it is less than this multiplier. और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका ये सिग्निफिकेंस है कि बिकॉज वी नो कि मल्टीप्लायर बेसिकली आपको बताता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड में कोई भी चेंज होगा तो कितने टाइम्स उस चेंज का कितना टाइम चेंज इनकम में होगा। तो अगर मल्टीप्लायर कम है, बिकॉज वी आर सेइंग कि जहाँ पे इनकम टैक्सेस लग रहे हैं वहाँ पे मल्टीप्लायर कम है, अगर मल्टीप्लायर कम है तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी एग्रीगेट डिमांड में चेंज होगा तो इनकम टैक्स वाले केस में वाई पे छोटा इफेक्ट होगा as compared to the case when there are no income taxes. Because the multiplier in the presence of income taxes is smaller, any change in aggregate demand will produce a smaller change in output as compared to the case when there are no income taxes. इस रीजन की वजह से हम इनकम टैक्सेस को ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स के नाम से भी जानते हैं। We call income taxes as automatic stabilizers. Why are we calling them as automatic stabilizers? Is because we can expect less fluctuations in output or income when there are income taxes in the economy. तो जब हम income taxes की बात करते हैं तो usually we don't know the economic significance of income taxes, right? We just understand them from the perspective of taxes. But यहाँ पे you can understand the role of income taxes in the macroeconomic level, in the macroeconomic interaction. You can understand कि जब income taxes economy में exist करते हैं तो multiplier की value छोटी होती है, multiplier की value smaller होती है, जिसका मतलब है कि अगर कोई भी चेंज हो रहा है एग्रीगेट डिमांड में, वो चेंज किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, वो चेंज ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से हो सकता है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की वजह से हो सकता है, जो भी हमने कंपोनेंट्स पढ़े हैं उन सारे कंपोनेंट्स की वजह से एग्रीगेट डिमांड में चेंज हो सकता है। लेकिन अगर इकोनॉमी में इनकम टैक्सेस हैं तो वो चेंज इन एग्रीगेट डिमांड एक आउटपुट में चेंज प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो चेंज छोटा होगा। तो इंस्टेड ऑफ आउटपुट फ्लक्चुएटिंग लाइक दिस, जो कि हम बिजनेस साइकिल में देखते हैं कि कभी आउटपुट बहुत ज्यादा है, कभी आउटपुट बहुत नीचे गिर गया है, यू विल नोटिस अ ट्रेंड लाइन विच हैज स्मॉलर फ्लक्चुएशंस।
You will still see fluctuations, but you will rather see smaller fluctuations, and that is why income taxes are called as stabilizers and automatic stabilizers. Stabilizers क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर रहे हैं, आउटपुट में कम फ्लक्चुएशंस प्रोड्यूस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ स्मॉलर मल्टीप्लायर। और ऑटोमेटिक इसलिए क्योंकि ये इनकम टैक्सेस का डायरेक्ट काम नहीं होता है। इनकम टैक्सेस इसलिए नहीं इंट्रोड्यूस करे जाते हैं कि वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करे, वो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को स्टेबलाइज करते हैं थ्रू इकोनॉमिक एक्शंस। एक दूसरे तरीके का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। इसको भी हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बोलते हैं इकोनॉमी में ना। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वो बेनिफिट्स होते हैं जो अनएम्प्लॉयड लोगों को दिए जाते हैं। तो अगर किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई है तो ये बेसिकली ऐसी पॉलिसी है जिसमें पॉपुलेशन में जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड है उनको कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाते हैं ना। इसका क्या फायदा होगा? इसका ये फायदा होगा कि जब भी इकोनॉमी में आउटपुट फॉल करेगा, इवन इन दैट सिचुएशन, ऑब्वियसली जब आउटपुट फॉल करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होएगी। अगर हम बात करें ऐसी इकोनॉमी की जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड करे जाते हैं, तो जब आउटपुट फॉल होगा और अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन में मेजर फर्क पड़ेगा, कंजम्पशन फॉल हो जाएगी क्योंकि लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, पीपल विल हैव नो इनकम एंड हेंस दे विल कंज्यूम लेस। बिकॉज दे विल कंज्यूम लेस, फर्दर दिस फॉल इन कंजम्पशन विल क्रिएट एन इवन लेसर फॉल इन आउटपुट। हमें मालूम है कि कंजम्पशन जो है एग्रीगेट डिमांड का कॉम्पोनेंट है, और हमें ये पता है कि जब भी एग्रीगेट डिमांड चेंज होती है तो आउटपुट उसके मल्टीप्लायर टाइम्स चेंज होती है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बढ़ेगी और कंजम्पशन फॉल करेगी तो उसका इवन लार्जर इफेक्ट होगा आउटपुट पे। लेकिन अगर आप इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहे हो, जिसका क्या मतलब है कि इवन इफ अनएम्प्लॉयड पीपल इंक्रीज, if the number of unemployed people increase in the economy, even then they are being given some benefits. उनकी इनकम को मेंटेन किया जा रहा है थ्रू एक्सटर्नल्स। तो अगर उनको एक्स्ट्रा मनी दी जा रही है then their consumption may not fall by a larger amount. ये जो ट्रांसमिशन है ये शायद ना एग्जिस्ट करे in the presence of unemployment benefits. और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आउटपुट भी ड्रास्टिकली फॉल नहीं करेगा। तो अगेन in the presence of unemployment benefits there will be lesser fluctuations in output। और कोई भी ऐसा टूल जो आउटपुट के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर रहा है उसको हम स्टेबलाइजर्स ऑफ द इकोनॉमी बोलते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर कॉलिंग देम एज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स, प्राइमरीली बिकॉज ये ऑटोमेटिकली इस तरीके का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। Next is to understand the effect of any kind of fiscal policy। इसको हम थोड़ा ग्राफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। Now in our usual framework, this is the kind of situation। Now imagine कि यहाँ पे aggregate demand is equal to A bar plus C into 1 minus TY। Now imagine your गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। गवर्नमेंट ने एक फिस्कल पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करी है। बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग द एग्रीगेट डिमांड कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड्स बिकॉज ए बार की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। ए बार में जी बार इंक्लूडेड होता है, तो बिकॉज जी बार इज इंक्रीजिंग ए बार विल इंक्रीज एंड हेंस you will see an upward shift in the aggregate demand। Because of this upward shift, you will notice that the output will increase. Your equilibrium output will increase. ये जो increase होगा output में, this will be multiplier times the change in government expenditure। अगर government expenditure 10 rupees से increase हुआ है, तो output will increase by more than 10 rupees। और वो कितना increase होगा, that will depend on the value of the multiplier। तो हम बोल सकते हैं that delta y और change in y will be equivalent to the change in government expenditure। This should be the equation, and delta y consequently is equal to 1 upon 1 minus c into 1 minus t into delta g bar। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर, और स्पेसिफिकली हम इसको बोल सकते हैं गवर्नमेंट मल्टीप्लायर इन द प्रेजेंस ऑफ इनकम टैक्सेस।
ये क्या बोल रहा है कि अगर डेल्टा जी 10 रुपीज होगा, मतलब चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 10 रुपीज है, तो चेंज इन आउटपुट विल बी इक्वल टू दिस इंटू 10 रुपीज, और इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। नाउ मल्टीप्लायर अलग अलग वेरिएबल्स के लिए अलग हो सकता है, तो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर तो ये हो गया। नाउ इमेजिन कि एग्रीगेट डिमांड का जो ए बार इंटरसेप्ट जो है उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और सी टी आर बार प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इमेजिन कि इस ए में जब इस ए बार को इंक्रीज किया तो इमेजिन कि इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्रीज हुए। लेट्स से कि फिस्कल पॉलिसी सिंस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है, गवर्नमेंट ने बोला इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वी आर इंक्रीजिंग ट्रांसफर पेमेंट्स। हम जितने भी ट्रांसफर पेमेंट्स करते हैं इकोनॉमी में हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ व्हेन ट्रांसफर पेमेंट्स इंक्रीज then change in A bar will be given by, let's say transfer payments increase by delta TR, ठीक है। Now change in A bar will be given by C into delta TR। यहाँ पे आप देखोगे कि सिर्फ डेल्टा जी वैल्यू से A बार नहीं चेंज हो रहा है, बल्कि C इंटू डेल्टा TR वैल्यू से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लायर होगा, that multiplier will actually be equal to 1 upon 1 minus C into 1 minus T into C into delta TR. So the multiplier for transfer payments will basically be equal to this value. और गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं अल्फा जी विच वॉज 1 अपॉन 1 माइनस सी इंटू 1 माइनस टी, और ट्रांसफर पेमेंट्स के मल्टीप्लायर को हम बोलते हैं सी अपॉन 1 minus C into 1 minus T. So depending on whether the change in the fiscal policy is in the government expenditure or in the transfer payments, the multiplier will be different. This will be the multiplier for government expenditure. This will be the multiplier for transfer payments. You can see that the multiplier for transfer payments is smaller than the multiplier for government expenditure because of this presence of C here. Alpha TR is basically C into alpha G, and because C का value 0 और 1 के बीच में lie करता है, we can say that the multiplier for transfer payments is smaller than the multiplier for government expenditure. So we can summarize the following the previous analysis by saying कि government purchases और transfer payments एक तरीके से autonomous spending के increase की तरह काम करते हैं। मतलब कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या ट्रांसफर पेमेंट में कोई भी चेंज आएगा तो वो बेसिकली ए बार वैल्यू में चेंज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी चेंज इन वाई वैल्यू, और किस मल्टीप्लायर से वो चेंज होगा दैट विल डिपेंड ऑन वेदर द चेंज इज इंट्रोड्यूस्ड इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ट्रांसफर पेमेंट्स। फिर हमने ये पढ़ा कि जो इनकम टैक्सेस होते हैं वो बेसिकली ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की प्रेजेंस में मल्टीप्लायर की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, और बिकॉज मल्टीप्लायर की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है उसका मतलब है कि इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस कम प्रोड्यूस होंगे, और फ्लक्चुएशंस कम प्रोड्यूस होंगे तो इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। प्राइमरीली वी कैन से दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज कैन एक्ट, अगर वो एक डिजायरेबल वे में एक्ट करें तो वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करके रख सकती हैं, डिपेंडिंग ऑन वेदर द इकोनॉमी इज इन अ स्टेट ऑफ बूम और इन अ स्टेट ऑफ रिसेशन। तो जब हम बोलते हैं कि इकोनॉमीज फिस्कल पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रही हैं एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी, तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द इकोनॉमी द गवर्नमेंट कैन एक्चुअली प्लान आउट देयर फिस्कल पॉलिसीज so that the desired outcomes are achieved in the economies.